अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चे आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही। बेटा आप लोग को आवाज़ आ रही है या नहीं। यस मैम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे, वालेकुम सलाम। सब लोगों को लिंक मिल गया हुआ है। मैम अभी ग्रुप में शायद नहीं शेयर हुआ, मैं कर देती हूँ। बेटा कर दे ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। बच्चे कितने लेक्चर्स हो चुके हैं हम लोगों के। मैम हम एट्थ वाला लेक्चर पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरा आर्टिफैक्ट। जी मेरा बच्चा ठीक है। अच्छा, जैसे है हमारा लेक्चर 7 दिसंबर को हुआ था लास्ट, आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, मैं लेक्चर यस नोट मैम, करती हूँ। 7th को हुआ था। मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलना है। बच्चे अब आवाज़ आ रही है सही। नो मैम, वैसे ही आ रही है, मैम कम अभी ही आ भी रही कम आ रही है। बच्चे आप ज़रा अपने सिस्टम का जो है वो वॉल्यूम चेक करें। मेरे पास तो 100% वॉल्यूम है। मैम हमें भी मैम आप सबको ही कम आ रही है। पास रख लेना। आप लोग ज़रा वेट कर लें, मैं इसको चेक करवा लेती हूँ। अब भी नहीं आ रही। जी अब ठीक है मैम। यस मैम, ठीक, बेटर है अब। अब ठीक है। आप लोग अपने सिस्टम्स के वॉल्यूम भी जो है ना उनको एक बार चेक कर लें। ठीक मैम है, वो फुल है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को एक ईमेल की थी, सबको मिल गई थी। जी मैम। हाँ, क्या लिखा हुआ था मैंने ईमेल में। मैम रिवीजन क्लास से जो भी क्वेरीज होंगी वो आप सॉर्ट आउट कर देंगी। हम्म तो फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने और क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लेके आए। मैम मुझे फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस बता दें, समझा दें एक बार। ठीक है, एक बच्ची का ये क्वेश्चन आ गया, बाकी बच्चों के क्या क्वेश्चन है। ये तो एक क्वेश्चन आ गया। और क्लास बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या। आ रही है मैम। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने फिर क्या क्वेश्चंस जमा करके रखे हैं। पिछले लेक्चर्स में किस किस को क्या नहीं समझ आया। हम्म है। सारे मैम जो लेक्चर्स पढ़। प्रॉप की जो ओरिएंटेशन है ना, उसको भी थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है। और
मैम मेरा भी प्रॉप वाला ही क्वेश्चन है। और और मैम अभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो फिर वो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, और अभी तो बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं। यस मैम, आप स्टार्ट करें रिवाइज करवाना, फिर बता देंगे हम। आप मैं रिवाइज करती जाऊंगी और फिर आप बताते जाएंगे कि आपको ये नहीं समझ आया और वो नहीं समझ आया। जी मैम, आप स्टार्ट कर देना, फिर साथ साथ क्वेश्चंस होते जाएंगे। यस मैम। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था कि आप लोगों ने पढ़ के आना है और मुझे क्वेश्चन बताएंगे। मैम अभी पार्टिसिपेंट्स कम है ना, तो जैसे जैसे आएंगे वो फिर और बताते जाएंगे। वो मेरे बच्चे सारे शहजादे बच्चे आराम आराम से आते हैं ना। ठीक है, आप मुझे बता दें कि कहाँ पे हम लोग ने लेक्चर जो है वो छोड़ा था, कौन से स्लाइड नंबर पे, मुझे बता दें। मैम बूस्टिंग से स्टार्ट करना है हमने, शेडोइंग के नीचे से था वहाँ से। बेटा आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट पढ़ा दिया था, ठीक है। मैम रिंग डाउन आर्टिफैक्ट तक पढ़ लिया था हमने। रिंग डाउन कवर कर लिया था ना। यस मैम। यस मैम। रिंग डाउन कर लिया था, ठीक है। ये लेक्चर कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम मिरर इमेज नहीं किया था ना, मिरर इमेज हमने स्टार्ट करना था, ऐसे ही है। यस मैम। कर ले। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को प्रोब की ओरिएंटेशन भी बता दूंगी, और एक बच्ची का क्वेश्चन था कि उसको रेजोल्यूशन का समझ नहीं आया, ठीक है, वो भी में जो है हम देख लेंगे, ठीक है। मिरर इमेज का ये मतलब है, आप शीशा देखते हैं, आपको अपना अक्स नज़र आता है, ठीक है। बेसिकली यस क्या मैम। है कि मिरर इमेज का मतलब ही यही है कि आपको एक जो है एक्स्ट्रा, आप वो होते तो नहीं है लेकिन आपको वो अपना आप नज़र तो आ रहा होता है ना। इसी तरह से मिरर इमेज है, ठीक है, वो होती नहीं है असल में, लेकिन एक चीज़ है नहीं बट वो नज़र आ रही है, ठीक है। वो आती क्यों नज़र है और कैसे नज़र आती है वो हम आज देखेंगे। Mirror image artifacts are also generated by the false assumption that an echo returns to the transducer after a single reflection. मैंने आपको ये बात पहले जो है पहले आर्टिफैक्ट्स पढ़ाते हुए भी मैंने एक बात बताई थी कि बेसिकली क्या है कि एको ने जो है वो ट्रांसड्यूसर को धोखा दिया है कि भाई मैं हूँ, मैं कोई चीज़ हूँ, मैं आ रही हूँ, ठीक है। ट्रांसड्यूसर ने समझ लिया कि बस ठीक है, ये तो है, ये तो आ रही है, तो क्या हुआ कि ट्रांसड्यूसर ने भी वो चीज़ हमें दिखा दी, ठीक है। बेटा यही फ़र्क होता है मशीनरी में कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नज़र नहीं आती, जो होती नहीं है लेकिन नज़र आती हैं, ठीक है। इन दिस सिनेरियो क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, एको ने क्या दिया, फॉल्स असम्पशन दे दी और ट्रांसड्यूसर ने मान लिया कि भाई वाकई यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है जिसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। द प्राइमरी बीम इनकाउंटर्स अ हाईली रिफ्लेक्टिव इंटरफेस, ठीक है। अब मैंने आपको ये बात बताई थी पहले लेक्चर में, अगर आपने पढ़ा हो, कि जो प्राइमरी बीम होती है हमें वो पहले जाके रिफ्लेक्ट करके वापस आके हमें फटाफट से कुछ ना कुछ दिखा देती है। द रिफ्लेक्टेड एकोज देन इनकाउंटर द बैक साइड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो हमें रिफ्लेक्टेड एकोज आ रही हैं वो स्ट्रक्चर बता रही हैं, बैक साइड ऑफ अ स्ट्रक्चर भी दिखा रही हैं। अब अगर मैं पहला लेक्चर खोलूँ, पहला लेक्चर वैसे खोलना अभी बनता नहीं है लेकिन मैं फिर भी खोल लेती हूँ। नंबर लेक्चर 1, बेटा क्या नाम था हमारे पहले लेक्चर का, बेसिक अल्ट्रासाउंड ना, बेसिक अल्ट्रासाउंड प्रिंसिपल था, ऐसे ही है। यस मैम। अच्छा, अगर आप देखें आपको शो हो रहा है अल्ट्रासाउंड बेसिक प्रिंसिपल्स। जी मैम हो रहा। हाँ, तो हमने ये कहा था कि टिश्यूज क्लोजर अपीयर ऑन टॉप एंड फास्टर द वेव्स रिटर्न। हमारे पास ये इमेज है, ये हमारे पास प्रोब है और ये हमारे पास किडनी है, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि कॉर्टेक्स जो है ऊपर पड़ा हुआ है, कॉर्टेक्स ऊपर वाला रीजन है, तो जो वेव जाएगी वो सबसे पहले कॉर्टेक्स के साथ टकराएगी, कॉर्टेक्स के साथ टकराने के बाद हमें वो कॉर्टेक्स ही दिखाएगी। लेकिन चूंकि जो मेडल्ला है
या हाइलम है वो नीचे है, वो डीप है, तो क्या होगा कि एक वेव ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जो डीप जाएगी और वापस आएगी, उसमें टाइम लगेगा और वो रीजन हमें बाद में नज़र आएगा। यही बात है कि पहले हमें इंटीरियर पोर्शन नज़र आएगा, फिर हमें पोस्टीरियर पोर्शन नज़र आएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ, तो अब अगर हम अपने लेक्चर की तरफ आए, आज वाला जो लेक्चर है, आप लोगों को मिरर इमेज आर्टिफैक्ट नज़र आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब हम अगर इस तरफ आए तो इसमें बेसिकली वो यही कहता है कि पहले जब एक वेव जाती है तो वो हमें ऊपर जो है सुपरफिशियल रीजन दिखाएगी, लेकिन जब वो डीप इनसाइड जाएगी तो हमें क्या बताएगी? उसका पोस्टीरियर रीजन बताएगी। ठीक है, ये देखें ना, बट डीप टू द स्ट्रांगली रिफ्लेक्टिव इंटरफेस। ठीक है, इन क्लिनिकल इमेजिंग दिस डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर इज कॉमनली आइडेंटिफाइड एट द लेवल ऑफ डायफ्राम with pleural air interface acting as strong reflector. At this location, the artifact is easily recognized as hepatic parenchyma present in the expected location of the lung. आप ये सोच रहे हैं कि भाई अब ये क्या कहानी कर रहा है, पहले हम इस इमेज को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम दोबारा से थ्योरी पे जाते हैं। अब बात ये है कि यह सामने आपको कौन सा आर्गन नजर आ रहा है, रफली बता दें। डायफ्राम। लिवर। लिवर लिवर है कौन सी मैम। कौन सी बच्ची बोली है? मैम मैं अटक अटक हम्म, मैं बोली थी लीवर। शाबाश, अच्छी कोशिश है। ठीक है, मेरा बेटा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये मैंने आपको ये चीज समझाई थी ना? यस मैम, आपने मिरर आर्टिफैक्ट समझा दिया था। मिरर आर्टिफैक्ट समझा दिया था ना? जी मैम। उसके बाद मेरे ख्याल से हमने जो है वो ये करना था, आर्टिफैक्ट्स एसोसिएटेड विद वेलोसिटी एरर्स। हमने तो जी वेलोसिटी मैम, के, यही हाँ, यस यस यस, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये भी पढ़ा दिया था कि ये जो आ रहा है, ये ये भी हो लीवर गया में जो, था। हाँ, लीवर में जो मैम डिस्टॉर्शन आ रही, शेडोविंग से ना, हाँ शेडोविंग एग्जैक्टली, से आगे जो ये घोस्टिंग था कौन ना सी वो बच्ची पढ़ा। बोल रही है? जुबिया? यस मैम। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरे बच्चे, मैं तो भूल जाती हूँ, आप लोग तो याद रखा करें। ठीक है, शेडोइंग भी पढ़ा दी थी, अभी मुझे याद आया। जो है ये भी पढ़ा दिया था, वीक एटीन्यूएटर और स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएटर भी पढ़ा दिया था। यस, गूस्टिंग था आई थिंक, यस है ना, गूस्टिंग से हमने स्टार्ट करना था, ऐसे ही। यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोई समझ ना आया हुआ, हम वो लेक्चर के बाद देख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई तो। अच्छा, आप लोगों को बुक मिली थी अल्ट्रासाउंड फिजिक्स की? क्लास, आप लोगों को मैंने पीडीएफ बुक सेंड की थी, वो मिली थी? यस मैम। यस देखा मैम, था मिल उसे? गई थी। देखी थी? यस मैम। अच्छा, hergusting appearance duplication of a structure or structures appearing wider on the ultrasound images। या तो हमें डुप्लीकेट इमेजेस नजर आ रहे हैं, या क्या नजर आ रहे हैं कि अपने ओरिजिनल साइज से बड़े नजर आ रहे हैं, तो वो क्या है? गूस्टिंग। फिजिक्स, स्पीड ऑफ साउंड वेरीज इन डिफरेंट टिश्यू। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हर टिश्यू में डिफरेंट है, फैट में डिफरेंट है, फ्लूइड में डिफरेंट है, सॉफ्ट टिश्यूज में डिफरेंट है। STR स्टैंड्स फॉर सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड है हर टिश्यू में डिफरेंट, इस वजह से क्या होता है कि हमें गूस्टिंग का आर्टिफैक्ट मिलता है। साउंड इज रिफ्लेक्टेड एंड डिग्री ऑफ दिस चेंज इन डायरेक्शन इज डिपेंड ऑन बोथ द एंगल ऑफ इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड बीम एंड डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन द टू मीडियम। साउंड रिफ्लेक्टेड हो रही है, और इस चेंज को, इस डिग्री के चेंज को क्या होते हैं कि ये डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड। एक तो अल्ट्रासाउंड बीम का एंगल कौन सा है और उसकी वेलोसिटी कौन सी है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये जो गूस्टिंग आर्टिफैक्ट आता है, ये एक आता है, एक तो बीम के एंगल की वजह से और दूसरा किसकी? वेलोसिटी की वजह से। तो अगर आपको गूस्टिंग आर्टिफैक्ट मिल रहा है तो आपने क्या करना है? एंगल को चेंज कर लेना है। जब एंगल चेंज करेंगे तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है, तो अगर आप ये देखें हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो
ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड अभी आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये गेस्टेशनल सैक है, ठीक है। तो इसमें हमें ये जो है ये चलो ये तो हमारे पास आ रहा है, ये अर्ली फीटस है, तो इसमें हमें ये जो है ये डबल इमेज आ रहा है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, सिंपली हमने उसको चेंज कर देना, एंगल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिवर्स हो जाएगी इमेज। दो चीज़ें जब भी एक जैसी नज़र आ रही हूँ तो आपने क्या कहना है, ये गूस्टिंग आर्टिफैक्ट है। अब ये तो पता है कि एटीन्यूएशन क्या होती है। एटीन्यूएशन ये होती है कि किसी चीज़ की स्ट्रेंथ में कमी हो जाना, कम होके वापस आना, या क्या होना, उसकी इंटेंसिटी चेंज होना। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग सुबह यूनिवर्सिटी आते हैं, लश पश कर रहे होते हैं, ठीक है, बड़े फ्रेश होते हैं, लेकिन जब आप बड़े एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जब अब शाम में पूरा दिन पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी से घर वापस जाते हैं तो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हुई भी होती है ना, तो आपकी वो वाली शक्ल नहीं होती जो आप सुबह जाते हुए थी। ऐसे ही है। Yes, ma'am. यस मैम। तो हुआ क्या कि वो जो सारी एनर्जी आप सुबह इकट्ठी करके लाए थे, वो पूरी एनर्जी कहाँ खर्च हो गई, यूनिवर्सिटी में खर्च हो गई, ठीक है, वो आप ड्रेन हो गई आपकी एनर्जी। तो ऐसे ही है कि साउंड वेव जाती है, एक मिशन पे जाती है, उसने वापस रिफ्लेक्ट होके आना होता है, तो वो अपनी इंटेंसिटी और अपनी एनर्जी किसको दे के आती है, टिश्यू को दे के आती है, ठीक है। आई थिंक इस एग्जाम्पल ने आपको क्लियर कर दिया है कि भाई साउंड बीम का काम क्या है। ऐसे ही है। Yes, ma'am. एटीन्यूएशन इंक्रीज होगी विद इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब फुटबॉल का मैच हो रहा होता है, ठीक है, तो हर खिलाड़ी जो है ना वो बड़ा तेजी से भाग दौड़ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है उसने मैच जीतना है, तो उसकी बड़ी हाई हाई एनर्जी के साथ आता है। तो वो जितनी हाई एनर्जी के साथ आता है वो उतनी ही हाई एनर्जी के साथ वर्कआउट करता है, तो क्या हो जाता है कि उसकी मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाती है। ऐसे ही है। तो एटीन्यूएशन भी ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। साउंड वेव की, साउंड बीम की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी तब जो है वो ख़त्म हो जाती है जब क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऐसे ही है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। इन सॉफ्ट टिश्यूज the relationship between attenuation and frequency is linear. लीनियर रिलेशनशिप है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। कोई मसला इसमें? नो मैम। इन बोन एंड वाटर एटीन्यूएशन इंक्रीजेज एज द स्केयर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब हम फ्रीक्वेंसी का स्केयर बढ़ा देते हैं तो एटीन्यूएशन भी इंक्रीज हो जाती है। मेरा बच्चा, ये आप लोगों ने याद रखना है, मैंने वाइवा में आपसे ये चीज़ पूछनी है, ठीक है, कि कौन सा रिलेशनशिप है और क्या होगा। तो मेरे बच्चों ये चीज़ याद रखना। इन क्लिनिकल इमेजिंग द डिफरेंट टिश्यूज एंड अल्ट्रासाउंड बीम इनकाउंटर्स एटीन्यूएट द बीम डिफरेंटली, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज जो अल्ट्रासाउंड के हैं वो डिफरेंट उनकी एटीन्यूएशन है। शायद लीवर ज़्यादा एटीन्यूएट कर जाए, शायद किडनी ज़्यादा एटीन्यूएट कर जाए, शायद स्प्लीन बिल्कुल ही एटीन्यूएट ना करें। If the attenuation coefficient for a material is great, such as with fat, then the beam may not fully penetrate the imaging field. अगर क्या है कि फैट में ज़्यादा एटीन्यूएशन है तो बीम भी क्या करेगी, पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी। इन दिस सिचुएशन डीप स्ट्रक्चर्स में नॉट बी विजुअलाइज्ड एंड अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर शुड बी सिलेक्टेड टू ऑप्टिमाइज पेनिट्रेशन। ये वो चीज़ है कि अब मेरे बच्चों, अब आप ये बताओ चीज़ कि जैसे मैंने आपको लीनियर और कन्वेक्स प्रोब का मतलब बताया था कि हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब से आप डीप स्ट्रक्चर्स को स्टडी नहीं कर सकते, और डीप स्ट्रक्चर्स को लीनियर प्रोब के अलावा अच्छा स्टडी नहीं कर सकते। तो अब आप लोगों को समझ आई है कि क्यों हमने जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब जो है वो हमने यूज़ करनी है सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए, सुपरफिशियल टिश्यूज़ के लिए, और हमने यूज़ करनी है लो फ्रीक्वेंसी प्रोब डीप टिश्यूज़ के लिए। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. कितने बच्चों को क्लियर है? बस 4 बच्चों को, 5 को? चले हैं, हम आगे चलते हैं। ये बेसिकली लीवर का लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है,
ठीक है, ये हमारे पास लीवर का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम, और ये किडनी है, ठीक है। यूज ऑफ नॉलेज ऑफ अल्ट्रासाउंड रेडिएशन टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, नंबर ए में अगर आप देखें, नंबर ए, दिस वन इज नंबर ए, ठीक है। On a longitudinal ultrasound image of the liver obtained with a high frequency transducer, the deep hepatic parenchyma is not well visualized, angle bracket. Disease in this portion of the liver may not be detected. मेरे बच्चों, अब ये है कि अगर आप देखें तो ये हमने हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हमने इमेज किया है, ये हमने लो फ्रीक्वेंसी के साथ हमने लिवर की इमेज ली है। आपको इन दोनों में से ए और बी में से कौन सी इमेज ज्यादा क्लियर नजर आ रही है? बी। ए किसको नजर आ रही है? ए किसको ज्यादा क्लियर नजर आ रही है? किसी को भी नहीं? मैम मुझे ये नजर आ रही है कि बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? फिजा। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, अगर आप ये देखो तो इस साइड से आपको लिवर क्लियर नजर नहीं आ रहा, इस साइड से भी आपको लिवर क्लियर नजर नहीं आ रहा, ये मिड वाला पोर्शन है जो आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा है। इसकी निस्बत अगर देखो तो इस जगह में आपको ये लीवर का बॉर्डर क्लियर नजर आ रहा है, डीप हेपेटिक बॉर्डर क्लियर नजर आ रहा है। इस साइड अगर आप देखो तो अगर इस इमेज का ये मतलब था कि अगर हमने डीप हेपेटिक बॉर्डर को देखना है, यहाँ पे लीगन पड़ा हुआ है, तो हमने लो फ्रीक्वेंसी प्रोब को यूज करना है। उसके अलावा अगर आप देखो तो किडनी और लीवर को जो चीज अलग कर रही है, जो डिफरेंशिएट कर रही है, नंबर ए में आपको अच्छी नहीं नजर आ रही, नंबर बी में आपको ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। और मैंने मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मैंने आपको बताया था कि हमने लीवर और किडनी का कंपैरिजन भी करना होता है कि अगर जो है ये मेरी बच्चियों, ये कॉर्टेक्स जो है किडनी का कॉर्टेक्स है और लीवर का हमने पैरेन्काइमा मैच करना होता है, ठीक है। तो अगर लीवर किडनी के बराबर ब्लैक नजर आएगा तो इसका मतलब है डिजीज्ड लिवर है, ठीक है। इसमें आपको जो है इतना क्लियर पैरेन्काइमा नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कि लीवर ज्यादा काला है या ज्यादा सफेद है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आपको नंबर ए इमेज ज्यादा क्लियर है या नंबर बी इमेज ज्यादा क्लियर है? बी मैम। बी। फिजा, बी मैम। ठीक है। On the longitudinal scan image of the liver obtained in the same patient with a low frequency transducer, the deep hepatic parenchyma is no well visualized. अगर यहाँ पे मैंने डीप पैरेन्काइमा को देखना था, यहाँ पे कोई हेमेंजियोमा था, कोई मेटास्टेसिस हुई भी थी, तो मुझे जो है वो लो फ्रीक्वेंसी प्रोब ने ही अच्छा बताना है। कंक्लूजन क्या है? Often these errors in image display are unavoidable and occur secondary to intrinsic physical properties of the ultrasound beam and its echo and to limitations of the डिस्प्ले इक्विपमेंट। ये जो एरर्स हैं हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इंट्रिंसिक हैं जो अंदर वाली प्रॉपर्टीज है, एक्सट्रिंसिक हैं जो बाहर वाली है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो किसकी वजह से, बीम की वजह से जो है वो हैपन हो जाती हैं, तो हम उनको हम इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ दीज अनअवॉइडेबल artifacts is important because they may be clues to tissue composition and in diagnosis. अब क्या है कि जब हम इन आर्टिफैक्ट्स को अवॉइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास क्लूज हैं कि टिश्यू के डायग्नोसिस के, टिश्यू की कंपोजिशन क्या है और उसमें क्या डायग्नोसिस बन रही है, ठीक है। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रेमेडी potentially correctable artifacts is important for image quality improvement and optimal patient care. तो एबिलिटी जो आपकी रिकॉग्नाइज करने की है, ये पेशेंट के लिए भी एक तो आपकी इमेज क्वालिटी इंप्रूव होगी और दूसरा क्या है, पेशेंट के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। अब जैसे मैं आपको अक्सर एक मिसाल देती हूँ कि हमारे पास एक पेशेंट था, तो बेसिकली द पेशेंट उस जो था वो था हेपेटिक कार्सिनोमा का पेशेंट था। तो उसका जो है वो अच्छे से डायग्नोज नहीं हो सका, आर्टिफैक्ट्स की वजह से नहीं हो सका, तो उसको हमने कह दिया। क्या मैंने आप लोगों से ये बात पहले डिस्कस की हुई है, ये केस डिस्कस किया हुआ? नो मैम। नो मैम। अच्छा, व्हेन आई वाज इन क्लिनिकल ट्रेनिंग तो ऐसा हुआ कि एक पेशेंट हमारे पास आया, वो पेशेंट जो था उसके लीवर में मेटास्टेसिस थे, ठीक है। तो जो मेरे जो सुपरवाइजर थे अल्ट्रासाउंड करने वाले,
मशीन के आर्टिफैक्ट्स की वजह से या किसी वजह से वो उसको देख नहीं सके कि क्या ये मेटास्टेसिस है या क्या ये हेमेंजियोमा है, तो उन्होंने उसको कह दिया कि भाई ये हेमेंजियोमा है, तुम ले जाओ, ठीक है। अब हेमेंजियोमा है जो वो मैलिग्नेंट नहीं होता इतना, तो मेटास्टेसिस तो कैंसर है ना। फिर ये हुआ कि जब उस बंदे ने अपना अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल करवाया या फर्दर टेस्ट कराए, तो उसने आके जो है मेरे सुपरवाइजर उनसे लड़ाई करना शुरू कर दी कि भाई तुमने सही से मुझे डायग्नोज करके नहीं बताया कि जो ये मामला था, ये तो तुमने कहा कि नॉर्मल है, लेकिन ये तो कैंसर निकल आया। तो क्या है कि आपने पेशेंट केयर को जो है अपनी प्रायोरिटी रखनी है कि आप किसी को गलत डायग्नोज ना करो। और बेस्ट वे ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी। व्हेन यू आर डूइंग एन अल्ट्रासाउंड, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपने पेशेंट को क्या कहना है, उसको गलत मलत रिपोर्ट बना के दे देंगे? नो मैम। आपने पेशेंट को ये कहना है कि ये चीज़ मेरे बस में नहीं है, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, आप बराए मेहरबानी अपनी फ़ीस पकड़ें और किसी कंसल्टेंट के पास जाके अपना अल्ट्रासाउंड करा लें, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे। मरीज़ की केयर करने का ये बेहतरीन तरीका है कि आप ये मत कंसीडर किया कीजिए कि जो है कि हम अगर मरीज़ को ये बात कहेंगे तो हमारी बेशर्मी हो जाएगी। नहीं, इसका ये मतलब है कि अगर आप ये जो है ये प्रैक्टिस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर अ बेस्ट सोनोग्राफर, ठीक है। यही आपके बिहेवियरल मेडिसिन में भी यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अपीयरेंस, electronic interface spiking, appearance, bands of noise, physics. This can occur when there is not a detected electrical outlet that is appropriately grounded, ठीक है। आपको स्पाइक्स नजर आ रहे? दिस वन। यस मैम। तो इसका ये मतलब है कि देर इज नॉट एन डेडिकेटेड आउटलेट, डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल आउटलेट, कि ये कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, मशीन की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से ये स्पाइक्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। स्पेकल, स्पाइक्स और स्पेकल को आपने मिक्स नहीं करना। द रैंडम ग्रेन्युलर टेक्सचर दैट ऑब्सक्योर्स एन ऑटमी इन अल्ट्रासाउंड इमेजेस, ठीक है। ये छोटे 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 ग्रेन्यूल्स, ये मिक्स्ड एकोजेनेसिटी के ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रक्चर आपको क्लियर नजर आ रहा है? पता चल रहा है ये किस स्ट्रक्चर, ये कौन सी ऑर्गन की इमेज हुई हुई है, इमेजिंग हुई है, कुछ पता चल रहा है? नो मैम। नहीं पता थायराइड? चल नो मैम। नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा, ये है, ये डिस्टॉर्टेड इमेज है, ठीक है। हमें मैं भी नहीं बता सकती ये किस ऑर्गन की इमेज है, ठीक है। ये इसीलिए बेसिकली ये इमेज ही इसीलिए डाली है क्योंकि इसमें ये स्पेकल्स हैं, ठीक है। Complex interfaces of ultrasound echoes made by reflectors spaced close together, then the ultrasound system is resolution limit, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की इतनी रेजोल्यूशन लिमिट ही नहीं है कि वो बता सके, ठीक है। इसका ये मतलब है कि व्हेन यू आर मेकिंग योर पिक्चर, जब आप अपनी तस्वीर लेते हैं एक ऐसे सेल फोन में जिसका कैमरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो क्या आपकी तस्वीर अच्छी आएगी? नो मैम। मैम ऐसे बिल्कुल भी ही नहीं। है कि जब आप एक ऐसी मशीन के साथ अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं कि जिसमें ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो मुझे स्ट्रक्चर बताए, तो वो मुझे ऐसी इमेजेस देगी, ठीक है। reduced using techniques that reduce noise, high frequency transducer, real time compounding, adaptive post processing and harmonic imaging। तो इस टेक्निक को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एक तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर यूज करें, रियल टाइम कंपाउंडिंग, अडॉप्टिव पोस्ट प्रोसेसिंग, और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको इम्प्रूव करने के बाद हम इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नाम याद कर ले बस। एनाइसोट्रोपी क्या है? हाइपोइकोइक एरिया इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप ये देखें, आपको इन दोनों में से कौन सा हाइपो लग रहा है? दिस वन और दिस वन, या दिस वन? हाइपो एरियाज नजर आ रहे हैं ना? ये बैंड्स है, हाइपरिकोइक बैंड्स है, लेकिन ये बीच में आपको मल्टीपल हाइपोइकोइक एरियाज नजर आ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसड्यूसर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रक्चर, टेंडेंस एंड टू अ लेसर एक्सटेंट मसल्स, लिगामेंट्स एंड नर्व्स, ठीक है। जब मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है
मसल्स का, लिगामेंट्स का, नर्व्स का। तो आपको इस किस्म के जो है वो हाइपोइकोइक एरियाज नज़र आते हैं, डिसकॉन्टिन्यूशन नज़र आती है। तो इस आर्टिफैक्ट को एनाइसोट्रोपी कहते हैं। अब आ जाती है हमारे पास टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग। टिश्यू हार्मोनिक अल्ट्रासोनोग्राफी is based on the phenomena of non-linear distortion of an acoustic signal as it travels through the body। इस फिनोमेना को कहते हैं कि जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन हो रही है इक्विस्टिक सिग्नल की। अब इक्विस्टिक सिग्नल कौन सा है? बीम है। तो जो बीम की नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन हो रही है उसको कहते हैं टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग। ठीक है। इमेजिंग बिगिंस विद इंसोनेशन ऑफ टिश्यू विद अल्ट्रासाउंड वेव्स ऑफ द स्पेसिफिक ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। इमेजिंग बिगिन कैसे होती है कि जब टिश्यू के साथ एक साउंड वेव टकराती है और वापस आती है तो हमें इमेज नजर आना शुरू होती है। तो वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होती है तो हमें इमेज आती है ना। अगर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट नहीं होगी तो हमें कोई वापस रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। हार्मोनिक वेव्स आर जनरेटेड विद इन द टिश्यू एंड बिल्ड अप with depth to a point of maximal intensity before they decrease because of attenuation। तो जब हार्मोनिक वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं टिश्यू में, जब साउंड वेव्स आती हैं, जब किसी चीज़ के साथ, मेरे बच्चों आप जस्ट इमेजिन कि आप धूप में खड़े हुए हो। जब आप धूप में खड़े हुए हो तो आपके साथ क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टकरा रही है ना, सनलाइट आपके साथ यस टकराती मैम। है तो आपकी Yes, ma'am. बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना। जी ऐसे ही है। मैम। यस तो मैम। फिर जब आपको गर्मी लगना शुरू होती है तो आप क्या करते हैं? फौरन से आप जो है वो अंदर साए में भागते हैं, फैन लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं। तो ऐसे ही है कि जब क्या होता है कि जब साउंड वेव्स किसके साथ टकराती हैं? टिश्यूज के साथ टकराती हैं। तो टिश्यूज में क्या होती हैं? हार्मोनिक वेव्स जनरेट होती हैं। वो हार्मोनिक वेव्स जब जनरेट होती हैं तो वो फौरन से किसके तरफ जाती हैं? जो ट्रांसड्यूसर में रिसीवर लगा हुआ है उसकी तरफ जाती हैं। और इसलिए फटाफट से जाती हैं ताकि जो है वो उनकी एनर्जी कम ना हो जाए। इज दैट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। इन कंपैरिजन कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड वेव्स आर जनरेटेड एट द सरफेस ऑफ द ट्रांसड्यूसर एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन इंटेंसिटी एज दे ट्रैवर्स द बॉडी। इसके कंपैरिजन में अगर कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में और फिर वो जाती हैं बॉडी में और फिर वापस आती हैं। ठीक है। Harmonic wave frequencies are higher integer multiples of the transmitted frequency, much like the overtones of a musical note. Current technology uses only the second harmonic twice the transmitted frequency for imaging। ठीक है। करंट टेक्नोलॉजी में जो है वो हार्मोनिक वेव्स यूज हो रही हैं। द प्रोसेस्ड इमेज इज फॉर्म्ड with use of harmonic frequency bandwidth in the received signal after the transmitted frequency spectrum is filtered out। जो processed image होगी वो किसकी वजह से होगी? वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ की वजह से होगी। और जो रिसीव्ड सिग्नल होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अभी तक आपको ये नहीं समझ आया कि टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग में मैं क्यों पढ़ा रही हूँ। टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड। कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड क्या है? जो एक कॉमन प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं हम कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बॉडी के साथ टकराएगा, जनरेट होगा और बॉडी में जाएगा और वापस आएगा। ऐसे ही है। यस मैम। टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग का जो है वो मैकेनिज्म बेसिकली क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। अगर हम आगे चले, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें हमारे पास एक्सियल रेजोल्यूशन इंप्रूव हो रही है क्योंकि इसके पास शॉर्टर वेवलेंथ है। बेटर लेटरल रेजोल्यूशन इंप्रूव हो रही है ड्यू टू इंप्रूव्ड फोकसिंग विद हायर फ्रीक्वेंसी। लेटरल रेजोल्यूशन इंप्रूव हो रही है एंड लेस आर्टिफैक्ट देन विद कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड। और इसमें आर्टिफैक्ट्स कम आ रहे हैं। ठीक है। reduced artifact in harmonic imaging is due to relatively small amplitude of the harmonic waves। क्या है इसमें? हार्मोनिक वेव्स में बेसिकली क्या है कि कम यूज हो रही हैं, आर्टिफैक्ट्स कम आ रहे हैं विद रिड्यूस डिटेक्शन ऑफ एकोस फ्रॉम मल्टीपल स्कैटरिंग इवेंट्स। तो
डिटेक्शन ऑफ एकोस जो है फ्रॉम मल्टीपल स्कैटरिंग इवेंट्स की वजह से कम हो रही है. एडिशनली साइड लोब्स आर लेस लाइकली टू ओकर एंड डिग्रेड द इमेज. साइड लोब्स जो मैंने आपको पिछले आर्टिफैक्ट्स में पढ़ाया था उसमें साइड लोब्स कम ओकर हो रहे हैं और इमेज अच्छी आ रही है. फर्दर मोर हार्मोनिक बीम्स आर प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द बॉडी वॉल, thereby reducing the defocusing effect of the body wall. This is the theoretic advantage in imaging of obese patient. तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लिमिटेशन होती है कि हम ओबीज पेशेंट को जो है वो बेहतर इमेज नहीं कर सकते ऑन जो हमारे पास कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड है. तो ये हमारे पास हार्मोनिक टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग है जो बेसिकली उसमें हम ओबीज पेशेंट्स के लिए भी एक क्या है एडवांटेज है. ठीक है. अब आप सोचते होंगे कि हार्मोनिक जनरेशन कैसे होती है. नॉन लीनियर इफेक्ट्स इन टिश्यू डिस्टॉर्ट द साउंड वेव एज इट गोज थ्रू टिश्यू. जो हमारे पास वैसे साउंड वेव आती है उसको टिश्यू क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. टिश्यू इज समवट कंप्रेसिबल. साउंड ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी इज अ प्रेशर वेव. एज द वेव पीक्स टिश्यू इज मोर डेंस सो द वेव ट्रेवल्स फास्टर. ठीक है. तो टिश्यू क्या है, कंप्रेसिबल है. साउंड ट्रैवलिंग जब बॉडी में कर रही है तो उसको कहते हैं प्रेशर वेव. और जब वेव पीक टिश्यू में जाती है डेंस टू द वेव ट्रेवल्स फास्टर. जब पीक में जाती है तो वेव ट्रेवल फास्टर होती है. द हायर द प्रेशर द ग्रेटर द डिस्टॉर्शन. जितना प्रेशर हाई होगा उतनी ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी. एनी चेंज फ्रॉम अ परफेक्ट साइनोसाइडल वेव क्रिएट्स हार्मोनिक. कोई भी जो चेंज होता है परफेक्ट साइनोसाइडल वेव से वो क्रिएट करता है हार्मोनिक्स. ठीक है. नॉन लीनियर प्रोपगेशन हमें ये बताता है with propagation speed increases with density. propagation speed क्या होती है, जब density increase होती है तो propagation speed increase करती है. the wave moves faster when the pressure is higher and slower when it is lower. any change from a perfect sinusoid creates harmonics. the higher the amplitude the more the effect. ठीक है. जितना higher होगा amplitude उतना ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा हमारे पास. ठीक है. ये दोनों का इक्विस्टिक फील्ड का और हार्मोनिक प्रोसेसिंग का डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको. ये हमारे पास बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर है, तो इसमें क्या है कि इसमें एक पूरी बैंड विड्थ बनी हुई है. ठीक है. बैंड बना हुआ है विड्थ का. तो हमारे पास बेसिकली ये है फंडामेंटल बीम और इसमें हार्मोनिक प्रोसेसिंग में जो है हमारे पास ये बीम है और इस तरह से हमारे पास बैंड ऑफ विड्थ कुछ भी नहीं है. ठीक है. सॉरी ये स्लाइड यहाँ पे आगे इसको आना नहीं चाहिए था. इसको बेसिकली जो है ना इसको कट करते हैं. आप इस स्लाइड को कट कर दें. ठीक है. या इसको रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट के साथ पढ़ लीजिएगा. इसमें हमारे पास है रिवर्बरेशंस, हेयर ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव्ड सिग्नल, इक्विस्टिक फील्ड आफ्टर प्रोसेसिंग. ठीक है. तो अगर आप ये देखें इन दोनों जो है हार्मोनिक इमेजिंग में और कन्वेंशनल इमेजिंग में आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि डिफरेंस है. बीम का डिफरेंस है, वे का डिफरेंस है, विड्थ का डिफरेंस है. और Yes, ma'am. रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट कन्वेंशनल इमेजिंग में है, हार्मोनिक इमेजिंग में नहीं है. ऐसे ही है. जी मैम. अब टिश्यू एब्रेशंस क्या है, शैलो फैट एंड स्किन लेयर्स डिस्टॉर्ट साउंड बीम. कि जो फैट हैं और स्किन लेयर्स हैं वो साउंड बीम को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. ठीक है. डिस्टॉर्शंस आर लो एनर्जी बट सेंड साउंड इन रैंडम डायरेक्शंस. अब डिस्टॉर्शंस तो हो जाती हैं लेकिन क्या होता है वो डिस्टॉर्शन इमेज को ख़राब कर देती हैं. ठीक है. मेन बीम जनरेट्स हार्मोनिक्स ड्यूरिंग पैसेज थ्रू सरफेस लेयर्स. अब मेन बीम अगर हम हार्मोनिक की बात करें तो इसमें क्या है, बीम जनरेट हो रही है और क्या कर रही है, सरफेस लेयर्स के बगैर ही वो. अगर आप ये देखें तो इसमें हमारे पास ट्रांसड्यूसर है और इसमें सिंगल बीम हमारे पास है ना, ये हमारे पास सिंगल बीम है. ठीक है. इस इमेज को अगर आप देखें, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास सिंगल बीम जा रही है और वो क्या कर रही है, आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रही है. लेकिन इसमें अगर देखें स्किन थिकनेस आती है, स्किन लेयर्स आती हैं, तो उन्होंने क्या करना होता है, डिस्टॉर्शन करनी होती है साउंड बीम की. ठीक है. डिस्टॉर्शन एनर्जी नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू जनरेट हार्मोनिक्स. हार्मोनिक प्रोसेसिंग रिमूव्स डिस्टॉर्शंस एंड क्लीन्स द इमेज. जो हार्मोनिक प्रोसेसिंग है वो बेसिकली रिमूव करती है डिस्टॉर्शन को और इमेज को क्लीन कर देती है. ठीक है.
कन्वेंशनल प्रोसेसिंग अगर आप देखें तो ट्रांसड्यूसर है, एक्विस्टिक फील्ड है, ठीक है, और आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है, हेज एंड क्लटर। शैलो फैट लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। क्लिनिकल बेनिफिट क्या है हमें, टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग का, रिड्यूस नियर फील्ड आर्टिफैक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, हेज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड बॉर्डर डिलाइनेशन एंड कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इंप्रूव हो जाती है, डिफिकल्ट टू इमेज पेशेंट्स एड्रेस्ड, ठीक है। उन लोगों को जिनको हम जो है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में इमेजिंग नहीं कर सकते, थर्मियोनिक इमेजिंग जो है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। सरप्राइजिंग सिंस 90% और मोर ऑफ द स्कैटर्ड एनर्जी इज फिल्टर्ड आउट विद हार्मोनिक प्रोसेसिंग, ठीक है। स्कैटर्ड जो हमारे पास एनर्जी है वो हार्मोनिक इमेजिंग में फिल्टर हो जाती है, ठीक है। नैरो बीम्स शार्पन्स अप इजी एग्जाम्स बट एब्रेशंस रिड्यूस इज मेन बेनिफिट, ठीक है। अगर आप देखें तो कन्वेंशनल इमेजिंग और टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग का डिफरेंस है, लिवर है और हमारे पास अorta है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये अorta बेसिकली आपको इतना क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो रहा जितना आपको हार्मोनिक इमेजिंग पे विजुअलाइज हो रहा है। अगर आप लीवर की बात करें तो आपको लीवर में यहाँ पे भी कोई अबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आपको अबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर कन्वेंशनल इमेज पे देखें तो आपको ये इतना ज़्यादा बैंड विजुअलाइज्ड नहीं है, ना ही ये विजुअलाइज्ड है कि यहाँ पे कौन सा जो है कोई टिश्यू पड़ा हुआ है या कोई लियन है या कोई मैस है। अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो बॉर्डर भी आपको हार्मोनिक इमेजिंग में लीवर के ज़्यादा क्लियरली नजर आएंगे एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल इमेजिंग। सो टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग इज सुपीरियर टू कन्वेंशनल इमेजिंग, ऐसे ही है। मैम फिर हम लोग हार्मोनिक क्यों नहीं करते, हम लोग तो सिंपल जैसे कन्वेंशनल करते हैं, बिकॉज तो दैट इज हार्मोनिक में मोर अगर हमें ऐसी बिकॉज चीज बिकॉज दैट इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। और हमारे पास इतनी जो है फैसिलिटेशन नहीं होती, इसलिए सस्ती होती है कन्वेंशनल इमेजिंग। ओके मैम मैम। पाकिस्तान में होती भी है या नहीं होती? अच्छे सेंटर्स में होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप आगा खान की बात करेंगे या शौकत खानम की बात करेंगे या किसी अच्छे हॉस्पिटल की अच्छे सेटअप की बात करेंगे और उसके कंपैरिजन में अगर आप ये बात करेंगे कि आप अपने एरिया के THQ से या DHQ से इमेजिंग करा रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस तो होगा, ऐसे ही है। या अपने घर की गली मोहल्ले के किसी क्लिनिक से अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो फ़र्क होगा या नहीं होगा। यस मैम। कन्वेंशनल इमेजिंग और इसमें हमें क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड जो बेसिकली हमने उसमें क्या करना है, एड्रिनल ग्लैंड में कोई मैस पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप दोनों का एड्रिनल ग्लैंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। किडनीज के ऊपर छोटे छोटे 2 ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं, तो अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको कोई इतना क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसकी निस्बत आप हार्मोनिक इमेजिंग पे देखें तो आपको क्लियरली विजिबल है कि कितना बड़ा जो है वो मैस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा हाइपोइक मैस है, ठीक है। तो दिस इज अटैच्ड टू द एड्रिनल ग्लैंड। टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग समरी क्या है, समरी देखें ज़रा। टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द नॉन लीनियर प्रोपगेशन प्रोसेस इन टिश्यू। नॉन लीनियर है लेकिन इसकी निस्बत कन्वेंशनल क्या है, लीनियर प्रोपगेशन है, ठीक है। हार्मोनिक बीम इज जनरेटेड ओनली वेयर फंडामेंटल इज स्ट्रॉन्ग। हार्मोनिक बीम उसी वक्त ही जनरेट हो सकती है जब आपके पास फंडामेंटल आपके पास जो है रिसीवर वो स्ट्रॉन्ग होगा। वीक फंडामेंटल स्कैटर्ड एनर्जी डज नॉट जनरेट मच हार्मोनिक्स। वीक साउंड बीम्स जो हैं वो हार्मोनिक वेव्स को जनरेट नहीं कर सकती। क्लटर फॉर्म टिश्यू एब्रेशन इज लो इन हार्मोनिक कंटेंट। जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो क्लटर्स हैं, वो क्या है, हार्मोनिक इमेजिंग में कम है। हार्मोनिक बीम इज लो क्लोज टू ट्रांसड्यूसर वेयर मोस्ट एब्रेशंस होकर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एब्रेशंस हो रही हैं हार्मोनिक बीम का वहाँ पे लो कांटेक्ट है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास कोडेड पल्स एक्साइटेशन। Higher frequency ultrasound pulses produce images with better spatial resolution. However, increased attenuation with increasing frequency limits evaluation of deep structures with high frequency. Coded pulse excitation basically क्या है, जैसे मेरी आपसे शुरू से ही एक बात होती रही कि आपको पता चल गया है अब कि आपने जब सॉफ्ट टिश्यूज़ को स्टडी करना है
जस्ट लाइक थायराइड को स्टडी करना है, ब्रेस्ट को स्टडी करना है, टेस्टिस को करना है, या इंटेस्टाइन्स को करना है, तो आप या वेजल्स को करेंगे, तो आप कौन सी प्रोब यूज करेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर प्रोब। लीनियर प्रोब और हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप वही हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करते हैं डीपर स्ट्रक्चर्स के लिए, तो वो आपको खराब इमेज देती है। जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल देखी कि लीवर के बॉर्डर्स क्लियर नहीं थे, हमें उसमें जो है कोई भी क्लैरिटी नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। लेकिन कोडेड पल्स एक्साइटेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं कि पल्सेस को एक्साइट करते हैं फॉर बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, और उसके साथ क्या है करते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। हमारी कोशिश होती है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी एटीन्यूएशन के साथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ एटीन्यूएशन भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कोडेड पल्स एक्साइटेशन is a means of overcoming this limitation, providing good penetration at high frequency necessary for high spatial resolution। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इमेज की क्वालिटी भी अच्छी आए और हमारे पास क्या हो कि हमें स्पेशियल रेजोल्यूशन अच्छी मिले। दिस टेक्निक uses longer ultrasound pulses instead of the routinely used short ultrasound waves। इस टेक्निक में अल्ट्रासाउंड की जो पल्सेस हैं वो लॉन्गर होती हैं रूटीन से ज़्यादा। The longer pulses carry great ultrasound energy, which increase the energy of echoes that return from the deeper tissues, allowing higher frequencies. Coded pulse produced with a very characteristic shape, and the returning echoes have a similar shape, which makes their identification from background noise easier। ठीक है, कोडेड पल्सेस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या करते हैं कि ये प्रोड्यूस करती हैं करेक्टरिस्टिक शेप एंड रिटर्निंग एकोज को एक सिमिलर शेप देती हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या लेके आती हैं, बेटर इमेज लेके आती हैं, ठीक है। ये फर्दर इमेज को मज़ीद अच्छा करने के लिए जो मैकेनिज्म्स हैं वो कौन से हैं? अडाप्टिव इमेज प्रोसेसिंग, एक्सटेंडिंग फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेजिंग, बी मोड फ्लो इमेजिंग, नॉट डॉपलर टेक्निक, 3D अल्ट्रासाउंड, 4D अल्ट्रासाउंड, ठीक है, यही है। पहले मेरे बच्चों इस लेक्चर का ये मतलब था कि पहले मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड में जो है हमारे पास इमेज की क्वालिटी क्यों डाउन होती है। अगर इमेज की क्वालिटी डाउन है तो क्या है, वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं। अगर आर्टिफैक्ट्स हैं तो हमने आर्टिफैक्ट्स को रिमूव कैसे करना है, और फिर भी अगर हम ये चाहते हैं कि हम आर्टिफैक्ट्स को रिमूव ना करें बल्कि इमेजिंग को बेहतर कर लें, तो उस इमेजिंग को बेहतर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होने चाहिए। क्लियर है? इस लबे लबाब जो इस लेक्चर का था वो ये था। क्लियर है? क्योंकि जब आप आर्टिफैक्ट्स पढ़ते तो आप तो सोचते हैं कि बस अल्ट्रासाउंड तो एक फेल्ड मोडेलिटी है ना, ये तो हमें आर्टिफैक्ट्स दे रही है, ये तो हमें इमेज क्लियर नहीं दे रही, तो इसके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आने थे आपके माइंड में? यस मैम। किस किस के माइंड में ये बात आती कि भाई हम अल्ट्रासाउंड इमेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि एक चीज़ है कि भाई एक चीज़ में फ्लॉज है। जस्ट लाइक इफ एनी वन ऑफ यू यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जिसके कैमरे के एमपीज डाउन हैं, जिसमें इतनी ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस नहीं है, वर्ड नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, एक्सेल नहीं है, उसके अलावा क्या है कि इतनी मेमोरी नहीं है, उसमें जीमेल नहीं खुलता, उसमें जूम नहीं खुलता, तो वो बंदा तो यही सोचता है ना कि भाई मैं ऐसा कौन सा फ़ोन लूँ कि जिसमें ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएं। ऐसे सोचते हो? यस मैम। लड़के नहीं सोचते? सोचते हैं मैम। सोचते हो ना? तो जब यस अल्ट्रासाउंड के मैम। आर्टिफैक्ट, हाँ, तो आपको जो वो आपका फ़ोन है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता कि भाई इसमें तो जूम नहीं खुलता, इसमें तो जीमेल नहीं खुलता, इसमें तो जो है मेरे पास इतनी जो है वो है ही नहीं, मेमोरी ही नहीं कि मैं इसमें जो है वो लेक्चर्स ऐड कर लूँ या कुछ कर लूँ। तो जब आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती क्योंकि उसमें फ्लॉज होते हैं। तो जब आप अल्ट्रासाउंड के आर्टिफैक्ट्स पढ़ते तो आपको इसमें फ्लॉज लगते, तो क्या आपको अल्ट्रासाउंड एक अच्छी मोडेलिटी लगती? नहीं लगनी थी। तो इसीलिए इस लेक्चर में आर्टिफैक्ट्स पढ़ने के बाद हमने इस चीज़ को शामिल किया है कि ये सारे प्रोसेसेस करके, ये चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की इमेज की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज अल्ट्रासाउंड इज़ वाइडली अवेलेबल
हर जगह अवेलेबल होता है, नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है, डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ अच्छी हैं। तो मेरे बच्चों, हर चीज़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ चीज़ों में कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर होती हैं, ठीक है। ऐसे ही है, हर इंसान भी परफेक्ट नहीं है, हर मशीन भी परफेक्ट नहीं है, ऐसे ही यस है। मैम, ऐसे ही तो है। हर चीज़ के कुछ ना कुछ, जैसे सीटी स्कैन हमें हर चीज़ अच्छे से अच्छे बता देता है, हमें वो बोन अच्छी से अच्छी बता देता है, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छी दे देता है, सब कुछ कर लेता है। यस मैम, ऐसे ही है। लेकिन उसका फ्लॉ क्या है, उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर डेंजरस टू पेशेंट्स हेल्थ, ऐसे ही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आयोनाइजिंग रेडिएशन सिर्फ पेशेंट की हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है, आल्सो फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, आपके पास साथ जो टेक्नीशियन है उसके लिए भी ये डेंजरस है, ठीक है। तो हर चीज़ का जितने ज़्यादा उसके फ़ायदे होंगे उसके कोई ना कोई नुकसानात भी होंगे। लेकिन अल्ट्रासाउंड है, इसमें हमें क्वालिटी इमेज की तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आती, लेकिन पेशेंट्स के पास आयोनाइजिंग रेडिएशन भी तो नहीं जा रही ना, तो ये एक बेनिफिट है। अच्छा, मैंने पहला लेक्चर खोला हुआ था, मेरी एक बच्ची को रेजोल्यूशन समझना था और एक मेरी बच्ची को प्रोब समझनी थी। मैम उसकी टाइप्स बता दें। किसकी? रेजोल्यूशन की टाइप्स मैम आप ओरली बस एक्सप्लेन कर दें। बेटा ओरली एक्सप्लेन तो मैं कर दूं, मैं तो कर दूंगी, मुझे तो समझ आ जाएगी, लेकिन आपको समझ आने में प्रॉब्लम होगी। मुझे तो कोई शौक नहीं है खोलने का, मैं अब आपकी ईज के लिए कर रही हूँ। अच्छा, नो मैम, मेरा मतलब है कि स्लाइड्स मत रीड करें, वैसे आप मुझे एक्सप्लेन कर नहीं दें स्लाइड्स रीड नहीं करेंगे। एज अ स्टोरी। स्लाइड्स और बेसिकली क्या है, स्लाइड किस चीज़ के लिए है, आपको, आप अगर आप देखें तो हर स्लाइड के साथ मैं इमेजेस क्यों डालती हूँ? यस मैम, अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो आपको, अगर आप चाहते हैं कि इमेजेस ऐड ना करूं तो फिर आपकी मर्जी है। जैसे कल मुझे एक बच्चे ने गिला किया कि आपकी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा मैम होती हैं। इमेजेस ऐड करें। हाँ, तो मेरे बच्चे एक्सियल रेजोल्यूशन है अगर, तो एक्सियल रेजोल्यूशन आपको क्या एक्सप्लेन करती है, ये दो जो हैं ये डॉट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आप इनको सेपरेटली यस मैम। कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, ये बता सकती है एक्सियल रेजोल्यूशन। जस्ट लाइक हमने अभी जो है किडनी को अलग देखा और लीवर को अलग देखा, तो वो किसकी मदद से देखा? एक्सियल रेजोल्यूशन की मदद से देखा। क्लियर है? रेजोल्यूशन। अगर अगर एक्सियल रेजोल्यूशन ना होती तो हम यस लीवर को अलग ना देख सकते, किडनी को अलग ना देख सकते। अब हमारे पास आ जाती है लेटरल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो है वो दो चीज़ें पड़ी हुई हैं पैरेलल, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें परपेंडिकुलरली पड़ी हुई हैं। तो वो जो पैरेलल को तो एक्सियल रेजोल्यूशन अलग कर करके दिखा देगी, लेकिन परपेंडिकुलर जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उनको कौन अलग कर करके दिखाएगा? वो लेटरल रेजोल्यूशन करके लेटरल दिखाएगी। रेजोल्यूशन। उसके बाद आ जाती है स्पेशियल रेजोल्यूशन। तो डिटेल चीज़ों को एक्सियल और लेटरल जब दोनों मिलेंगी तो मुझे स्पेशियल रेजोल्यूशन बताएगी कि भाई स्पेशियल रेजोल्यूशन में एक्सियल और लेटरल दोनों मिल गई, ठीक है। मैम अब इसकी कोई एग्जांपल दीजिएगा स्पेशल की। स्पेशल की, एक जी सेकंड मैम। मेरी बच्ची, जी मेरी बच्ची एक सेकंड वेट कर लो। आर्टिफैक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड नजर आ रहे? यस मैम। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। स्पेशल की मैं आपको ना एग्जांपल बड़ी अच्छे से दे सकती हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये लीवर है मेरे पास, लीवर है और यहाँ पे ये छोटा सा लियन पड़ा जी हुआ है, मैम। छोटा सा लियन पड़ा हुआ है। अब अगर एक्सियल रेजोल्यूशन यस मैम। और लेटरल रेजोल्यूशन ना होती तो क्या होता? ये लियन भी लीवर के साथ मिक्स्ड नजर आता, लेकिन इसको लेटरल और एक्सियल रेजोल्यूशन दोनों मिली हैं। पर ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर और पैरेलल मिल के क्या हुआ है कि उन्होंने इस लीवर में जो लियन था इसको लीवर से अलग करके मुझे बताया। तो ये
रीजन है, आप देखो सारे का सारा लीवर एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो फॉल्ट यस है मैम। वो फॉल्ट किसने मुझे बताया, एक्सियल और लेटरल दोनों मिली, और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे मिलके। नहीं, छोटा सा जो लियन है वो पड़ा हुआ है, वो क्या है, लेटरल रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं आपको ओके कंट्रास्ट मैम। रेजोल्यूशन समझा दूं, तो अगर मेरे बच्चों कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ना होती तो मुझे ये लीवर की हेपेटिक वेजल्स काली ना नजर आ रही होती, और लीवर मुझे जो है वो काला चिट्टा मिक्स ना नजर आ रहा होता। तो वो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ही थी जिसने मुझे वेजल्स को काला दिखाया और लीवर को क्या दिखाया, हाइपो या हाइपर दिखाया। इसी तरह हाइपर। कंट्रास्ट ने ही मुझे ये दिखाया कि भाई ये लीवर में जो लियन है ये हाइपर है और लीवर जो खुद है वो हाइपो है, ये कंट्रास्ट है। ठीक है, अब मेरी यस बच्ची मैम। क्लियर हो गया। ठीक है, जी मैम, हो गया। गुड। आप लोगों का लेक्चर था फाउंडेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ऐसे ही है। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन? नो, नो क्वेश्चन। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को दोबारा से प्रोब की ओरिएंटेशंस बताने लगी हूँ। आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल स्कैन सैजिटल प्लेन मैम, सामने इस नजर सब्जेक्ट आ का रहा वाइवा कब है? है। बेटा जल्दी मैं आप लोग को डेट दे दूंगी, तो फॉर इंटरनल असेसमेंट, तो फिर आप लोगों का वाइवा होगा। ठीक है, मैम लेकिन कितने मार्क्स का वाइवा होगा? बच्चे वो मैं आपको बता दूंगी कितने मार्क्स का होगा, आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, ओके और मैम। रिवीजन लेक्चर मैंने बेसिकली इसीलिए ही रखा था आज, क्योंकि वो हमारा रिवीजन नहीं रहा, उसमें भी मैंने आपको जो है वो लेक्चर हमने कवर कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई एम हेयर। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल स्कैन सैजिटल प्लेन सामने नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा मुझे बताएं, इस सब्जेक्ट में किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, मुश्किल तो नहीं है ना? जो बच्चे कहते थे ड्राई सब्जेक्ट है, रफ है, उनको अब भी रफ लगता है? चले है, नहीं बोलना आप लोगों ने। मेरी बच्चों, मैम, मेरी आपकी बच्ची ने, आवाज बहुत कट रही है। बेटा अब भी कट रही है? अब ठीक है मैम। हाँ, तो बच्चे वो ये यहाँ पे एसटीडी में शोर होता है थोड़ा सा। अब मेरे बच्चों, अगर आप ये देखो तो मैंने आपको प्रोब की डायरेक्शन बताई थी कि आप ये सोचते होगे कि भाई अगर हमने प्रोब की डायरेक्शन कैसी रखनी है, तो देयर इज ऑलवेज अ मार्कर ऑन प्रोब। ठीक है, तो उसको आपने हमेशा किस तरह से रखना है कि अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्कैन कर रहे हो तो आपने उसको ऊपर वाली तरफ रखना है। ठीक है, टूवर्ड्स हेड। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे करके रखोगे कि प्रोब की ओरिएंटेशन में जो मार्कर लगा हुआ है उसको उस मार्कर को आप फीट की तरफ रखोगे तो आपको ये लीवर उल्टा नजर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको ट्रांसफर्स रख, ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है। ठीक है, अगर आप इसी को ही अगर आप ट्रांसफर्स कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसफर्स कर रहे हो तो आप ये चाहते हो कि मार्कर जो है वो, अगर मार्कर राइट साइड पे रखोगे तो क्या होगा कि हमें जो है जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ जैसे होगा वैसे ही नजर आएगा। अगर मेरी बच्चों, अगर आप इस मार्कर को इस लेफ्ट साइड पे रख लेते तो लीवर आपको उल्टा नजर आना था। समझ आ गई है?
जैसे शीशा Yes, है, ma'am. शीशे की एक डायरेक्शन होती है, तो आप मतलब कुछ शीशे ऐसे होते हैं जिनमें आपको अपना इमेज उल्टा नजर आ रहा होता है या आपका मुंह टेढ़ा लग रहा होता है, तो वो क्या होता है बेसिकली वो शीशे की डायरेक्शन ठीक नहीं होती। तो ऐसे ही है, जैसे मैंने प्रोब रखा तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे लेफ्ट साइड पे नजर आए और राइट साइड राइट पे नजर आए, तो यू शुड हैव योर प्रोब इन राइट पोजीशन। ठीक है, ये मेरे बच्चों अगर देखो तो इसमें जो है मार्कर को राइट साइड पे होना चाहिए और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल स्केन में टुवर्ड्स हेड होना चाहिए और ट्रांसवर्स स्केन्स में टुवर्ड्स राइट होना चाहिए। ठीक है, यस और मैम। इसके बाद अगर हमारे पास ओब्लीक इमेज आ रही है, ये बेसिकली प्रोब की ओब्लीक डायरेक्शन है, तो इसमें भी मार्कर शुड ऑलवेज ऑन। अब ओब्लीक है ना, तो ओब्लीक में भी हमने क्या करना है कि हमने क्रेनियल साइड पे रखना है उसको। ठीक है, अगर हम उसको कॉर्डल पे रखेंगे तो भी हमें स्ट्रक्चर उल्टा नजर आएगा। अब मैंने ओब्लीक पे रखा है तो मुझे लीवर अपनी जगह पे नजर आ रहा है, मुझे उल्टा सीधा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये बेसिकली ओब्लीक प्लेन्स हैं। आपको लॉन्गिट्यूडनल का पता है, आपको ट्रांसवर्स का पता है, आपको ये बेसिकली जो बाकी के स्केन्स हैं ये क्या है, ओब्लीक स्केन्स हैं। कि ओब्लीक क्या है कि थोड़ा सा अगर राइट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल को हम एंगल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ओब्लीक प्लेन बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अब तो भूलेगा नहीं ना? ठहरो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देती हूँ। आप लोग खुद भी वीडियोस देखा करें यूट्यूब पे ना। मैं आज सुबह में किसी से बात कर रही थी तो मैंने कहा कि मेरी ना अल्लाह का शुक्र है मेरी एनाटॉमी बड़ी अच्छी होती थी। तो उसकी वजह ये थी जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी ना तो मैं डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स सुनती थी। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही। सिर्फ एक बच्चे को नहीं आ रही? मैम हमें भी नहीं आ रही। मैम हमें भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। ओहो, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। आपको वीडियो भी नजर नहीं आ रही थी? वीडियो नजर आ रही मैम, आवाज नहीं मैम आ रही। वीडियो नजर आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। अब भी नजर आ रही है या नहीं? आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मैम अब आ तो रही है वीडियो भी आवाज, नहीं आ रही। लेकिन वीडियो के साथ नहीं आ रही थी। अब दोबारा से अब आ रही है? मैम नो वीडियो मैम, भी नहीं आ रही अब तो। मैम वीडियो ना भी नहीं आ वीडियो रही। ना ऑडियो। अ, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ। तो आप लोग खुद भी किया करें, नेट पैकेज तो सबके पास होता है ना, यस होता है कि मैम। नहीं? खुद भी वीडियोस देखा करें। मैं आपको लिटरली बताऊं कि वीडियोस आपको जो है ना बहुत अच्छा बताती हैं। मैम आप हमें लिंक शेयर कर दें, हम लोग देख लेंगे फिर। चलिए मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग फिर खुद देख लीजिएगा, लेकिन अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, ओके मैम। ओके जस्ट मैम। लाइक अगर मैं आप लोगों को अभी हमारे पास वी हैव 10 to 15 मिनट्स, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त तो मैं टीचर हूँ ना आपके पास आप लोगों को जो है बताने के लिए, लेकिन वीडियो में तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपके पास साथ दोबारा शेयर करती हूँ एक वीडियो। अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब मुझे बताएं आपको आवाज़ आ रही है? बच्चे आवाज़ आ रही है?
नो नो मैम। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? यस मैम, स्क्रीन शो हो रही है, वीडियो आवाज नहीं आ रही। अ, मैं आपको शेयर करती हूँ। बेटा आप लोग प्लीज ये देख लीजिएगा। जनरल अल्ट्रासाउंड ना? बेटा इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे पता था कि आप लोग शायद हर बच्चा ना देख सके, इसलिए मैं अभी इसको दिखाना चाह रही थी। आप लोग मुझे दोबारा बताएं। अब आपको शो हो रही है? मैम आवाज फिर नहीं आ रही। अच्छा होल्ड ऑन कर लें। अब भी नहीं हो रहा? बेटा अब भी आ नहीं हो रही रही है, है हल्की आवाज? आ रही है। बेटा थोड़ा गुजारा करें। ये देखें मार्कर है ओके ये बेसिकली। ठीक है, दिस मार्कर, इस मार्कर की मैं बात कर। यहाँ तक समझ आई है कुछ? यस मैम। क्या समझ आई है? मैम मैम ऊपर से फर्स्ट प्लान मार्कर को अगर इस मतलब सीधा रखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करूं? मैम प्लेन्स के बारे में बताएं। जी बच्चे इस वीडियो को कंटिन्यू करूं? यस मैम करें। यस मैम।
ये बेसिकली हार्ट है। हार्ट को हमने हमेशा जो है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमने स्टडी करना होता है।
traditionally referred to as the twin with the lowermost placenta. So in the case where both are lying longitudinally with a cephalic presentation, twin 1 will be the twin that has its head lowest in the pelvis. In the case of breech twins, the same principle applies. The twin with the lowestmost breech will be described as twin 1. Clearly, in some instances, twin 1 may be cephalic and twin 2 may be breech. The lie of the twin refers to whether the twin is in a longitudinal, transverse, or oblique position. Placenta. The placenta can be located in the upper part or the lower part of the uterus. क्लास बच्चे यस मैम। Yes. क्या Yes, बच्चे ma'am. बेसिकली आपको प्रोब ओरिएंटेशंस बेसिक जो मतलब मकसद था वो समझाना था, ठीक है। बाकी आप लोग ये खुद देख लीजिएगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मैं आपको हल कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।